हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की और इसमें हिंदी भाषा के पेपर की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने हिंदी भाषा के प्रैक्टिस पेपर की तैयारी करी है, आप चैनल पर देख लीजिए जिससे कि आपकी हिंदी भाषा की संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के पेपर में कुल 30 प्रश्न होते हैं हिंदी भाषा में, और यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा। गद्यांश के नीचे प्रश्न है जिसके उत्तर हमें इस गद्यांश में से ही सोचकर देना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पैसेज जो दे रखा वह है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ गद्यांश है, हम जब जब असंगठित हुए हमें आर्थिक व राजनीतिक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, हमें हानि ही हुई। हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। तो एक गद्यांश से पढ़ना हमें पूरा, और फिर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह के प्रश्न CTET में, MPTET में, UPTET में आते ही हैं। टीचर एग्जाम जो भी होती है, हिंदी भाषा का पेपर जिस भी एग्जाम में होता है, इस प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे ये बातें स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्था एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। हमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने की आवश्यकता है, तभी हम डॉक्टर S राधाकृष्णन की कही गई इस बात को सही साबित कर सकते हैं। भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। आज देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। आतंकवाद न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता है तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्या आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों में इस आतंकवाद ने देश के कई राज्यों में अपार क्षति पहुंचाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। तो इस प्रकार से गद्यांश दे रखा है, इसके नीचे प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो ये जो गद्यांश पूरा दे रखा है इसको हमें पढ़ना और उसके बाद यहाँ पे हमें शीर्षक बताना है। तो यहाँ ऑप्शन जो दे रखे है वो है राजनीतिक संगठन के क्षेत्र, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा और कश्मीर की आतंकवाद समस्या। तो यहाँ पे जो शीर्षक, जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसका शीर्षक क्या होगा? तो ये गद्यांश किस विषय पर लिखा हुआ है, जिस विषय पे लिखा वही इसका शीर्षक है। तो हम बता सकते हैं कि यह जो गद्यांश है यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता विषय पे लिखा हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय एकता पे लिखा हुआ है, तो यही इसका शीर्षक होगा। इसके बाद आगे दे रखा है, तो यहाँ फिर से एक पैसेज दे रखा। तो हम जब इस पैसेज को देखते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए।
तो यह वही गद्यांश है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। जब जब असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह पूरा वही गद्यांश हम पढ़ चुके हैं। इसको आप फिर से पढ़ सकते हो प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इसके बाद जो यहाँ प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 17, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन किसका है हमें बताना है। जो 4 ऑप्शन दे रखे वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो आपको याद ही होगा, हमने अभी ही पढ़ा था। ये यहाँ पे लिखा है भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। तो ये कथन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। ठीक है, तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही इस बात को सही साबित कर सकते हैं। तो ये बात कही है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, तो यही उसका उत्तर आएगा। तो इस कथन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, यह उत्तर आएगा इसका ए वाला। इसके बाद फिर से गद्यांश दे रखा है, या वही गद्यांश है जो हम पढ़ चुके हैं। इसी गद्यांश में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रश्न ही हम सीधा देख लेंगे। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया? तो कौन सा शब्द युग्म ऐसा है जिसका इस गद्यांश में प्रयोग नहीं किया गया है? तो हमें ढूंढ के बताना है। तो यह हमें ढूंढ के बताना है कि किस शब्द युग्म का प्रयोग इस गद्यांश में नहीं किया गया। तो इसका उत्तर होगा भिन्न भिन्न। ठीक है, इस शब्द युग्म का प्रयोग इस गद्यांश में नहीं किया गया। तो ये आप इसमें देख भी सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो पैसेज वही है जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से किसका? तो यह कथन किसका है यह हमें बताना है। तो यहाँ जो कथन है यह है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। तो कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य? गद्यांश तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। तो इसको हम देख लेते कौन सा सही है। ए वाला लिखा है प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, ये बी वाला है क्योंकि यहाँ बी लिखा नहीं। बी वाला यहाँ पर ऑप्शन ये वाला है। सी है प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना, और डी है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। तो इसका उत्तर होगा डी, राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। ठीक है, यह आंसर इसका राइट है, डी वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या? तो आबद्ध का विलोम बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आजाद, अमुक्त, कैद या सीमित। ठीक है, आबद्ध का विलोम बताना, तो आबद्ध का विलोम हो जाएगा आजाद। ठीक है, आजाद, आबद्ध मतलब बंधा हुआ है और इसका विलोम हो जाएगा आजाद। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो आगे फिर से हमें पैसेज दे रखा वही जो हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद प्रश्न दे रखा है, प्रश्न है निम्न में से मतेकता में कौन सी संधि है? ठीक है, मतेकता में कौन सी संधि है? तो यह हो जाएगा मत धन एकता। ठीक है, मत धन एकता। और यहाँ पे जो संधि है, संधि यहाँ पर है वृद्धि संधि। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आएगा वृद्धि संधि है यहाँ पर। तो संधि से संबंधित यदि आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते और संधि यदि आप समझना चाहते हो किस शब्द में कौन सी संधि होगी, हम कैसे देखें, तो आप कमेंट करके बताइएगा। संधि से संबंधित एक वीडियो हम पूरा बनाएंगे जिससे कि आप आसानी से संधि को समझ जाओगे और संधि के उदाहरण भी हम करेंगे। इसके बाद
अगला जो प्रश्न है तो यहाँ पे फिर से हमें गद्यांश दे रखा, वही जो हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय एकता वाला। और इसके बाद प्रश्न दे रखा है निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, भारतवासी शब्द में कौन सा समास है। तो भारतवासी मतलब भारत का वासी। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इसका उत्तर होगा डी वाला। भारतवासी मतलब भारत का वासी, का जो है विभक्ति चिन्ह आ रहा है इसमें, और यह होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो हम इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं। ये काव्यांश है, किंतु अरे यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान, मैं अपने जीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, उनका वह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। तो एक काव्यांश एक दे रखा है और उसके बाद नीचे प्रश्न हमें दे रखे हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। तो काव्यांश की पंक्तियां हमें पता होना चाहिए, तो इसके रचयिता का नाम हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनकी रचना है यह, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वहां पे फिर से काव्यांश दे रखा है, काव्यांश हमने पढ़ ही लिया था। इसके बाद प्रश्न है, निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या है। ठीक है, मतिमान का अर्थ यहाँ ऑप्शन दे रखे आंगन, निर्बुद्धि, बुद्धिमान या मूर्ख। तो मतिमान का अर्थ क्या होता, मतिमान का अर्थ होता बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो यह प्रश्न में फिर से काव्यांश वही वाला दे रखा है और नीचे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं वाला बताना, पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है उदारता, दया, निष्ठुरता या सहानुभूति। तो करुणा का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्द नहीं है, ऐसा शब्द जो करुणा का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। तो इसका उत्तर होगा निष्ठुरता। निष्ठुरता मतलब कठोरता होती है, तो यह आंसर आएगा सी वाला। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न फिर से काव्यांश दे रखा जो हमने पढ़ लिया था और इसके नीचे प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है। तो दोहे और रोले को जब मिलाया जाता है तो कौन सा छंद बनेगा। ऑप्शन है कुंडलिया, सवैया, बरवे और डी वाला है बरवे एवं सवैया। तो इसका उत्तर है कुंडलिया। ठीक है, इसका उत्तर होगा कुंडलिया, ए वाला। दोहे और रोले को जब मिलाते हैं तो कुंडलिया छंद बनता है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न फिर से पैसेज है वही और इसके नीचे प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। ऐसा शब्द जो इन पंक्तियों में नहीं आया वह बताना है। तो यहाँ दे रखा आंचल, शोक, कोर और दृष्टि। तो इसके लिए हम यह काव्यांश फिर से देख सकते हैं। आंचल, शोक, कोर और दृष्टि कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे किंतु अरे यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान, प्रथम दृष्टि। तो यहाँ दृष्टि तो दे रखा है। ठीक है, ये रहा दृष्टि, दृष्टि है। इसके बाद में और कौन कौन से पूछे, आंचल, शोक, कोर और दृष्टि। तो दृष्टि हो गया। तुमने मुझे अहो मतिमान, मैं अपने जीने आंचल, तो आंचल भी है। इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, उनका वह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर भी दे रखा। तो क्या बचा है यहाँ पे, बचा है शोक। तो आंसर यही आएगा बी वाला। ठीक है, शोक शब्द यहाँ पर नहीं, इस प्रकार से हम ढूंढ भी लेंगे उसको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है,
काव्यांश दे रखा और नीचे प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है वह हमें बताना है। तो यहाँ शब्द है महानता, अवगुण, निर्देश, अनुप्रास। तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं है जिसमें, ठीक है, जहां उपसर्ग का प्रयोग नहीं है वह बताना है, जहां उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो महानता में महान, धन, ता प्रत्यय लगा है, यहाँ पे हमें पता ही है, यहाँ ता प्रत्यय लगा है, उपसर्ग नहीं है। जबकि अवगुण में अव उपसर्ग है, ठीक है, अवगुण में यहाँ पे जो अवगुण दे रखा है इसमें अव उपसर्ग है, अवधन गुण, तो यहाँ अव उपसर्ग है। निर्देश में निह धन देश, निर्देश में उपसर्ग है निह। अनुप्रास में अनु उपसर्ग है, जबकि महानता में ता प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए वाला महानता, यह उत्तर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मुहावरा और का और हो जाना का क्या अर्थ है? मुहावरा और का और हो जाना का क्या अर्थ है? और का और हो जाना इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है गढ़ फतह करना, थक कर चूर होना, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, या अत्यधिक हर्ष होना। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर सी वाला राइट होगा। और का और हो जाना का अर्थ होगा पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर होंगे। ये हमने पूरा ही प्रैक्टिस कर ली है 15 क्वेश्चन की। इसके पहले भी हमने 15 क्वेश्चन की तैयारी करी थी। इसके साथ ही हम गणित की भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। यदि आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करनी है, तो आप चैनल को देखते रहिए, जिससे कि आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको जो भी परेशानी हो रही है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।